नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। हमने वादा किया था और आज हम फिर हाजिर हो गए हैं इस संडे, क्योंकि हमें भी इंतजार रहता है आपसे मिलने का हर संडे। आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान जुड़े हैं कनाडा ओंटारियो से, जावेद दानिश साहब। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नर्चर लाइफ टॉक्स के मंच पर। आदाब। आदाब। तो मैं आज हमारी बातों का सिलसिला जावेद साहब की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन से कराना चाहूंगी। जावेद साहब एक पोएट है, राइटर है, एक ग्लोब ट्रॉटर है, जगह जगह जाते हैं, सफरनामे लिखते हैं, और एक दास्तान गो, आला दास्तान गो, जिनकी चर्चे पूरी दुनिया भर में है। दानिश साहब, मैं एक बहुत खूबसूरत सा एक कोटेशन है, डैनियल पिंक एक ऑथर है उनका, मैं उससे आज की बातों का सिलसिला शुरू करना चाहूंगी। वो कुछ यूं है: The future belongs to a different kind of person with a different kind of mind. The future belongs to a different kind of person with a different kind of mind. Artists, inventors, storytellers, creative and holistic right brain thinkers. तो आज हमारे साथ एक राइट ब्रेन थिंकर जुड़े हुए हैं और उसी के साथ वंडरफुल कॉम्प्लीमेंट, बहुत अच्छा कोट, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच जावेद साहब। और इसी के साथ मैं आज की बातों का सिलसिला शुरू करना चाहूंगी। पहला सवाल कुछ यूं है: सफरनामा, बचपन से शुरू करते हैं, कुछ अनोखे पल और हसीन यादों के बारे में बताइए। आपको पहले एक बहुत अच्छा सा मैं 4 मिसरों से बात शुरू करूंगा कि बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा। न दर्दे दरू हूँ, न राज़े नेहा हूँ, किताबों में मुझको कहाँ ढूंढते हो, मैं चेहरों पे लिखी हुई दास्तां हूँ। वाह, क्या बात है, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। बचपन से आप कह रही हैं, बहुत दूर आप मुझे ले गई। बचपन बहुत दूर था। बहुत दूर था, लेकिन बचपन की छाप जिंदगी भर इंसान के किरदार पर रहती है, इस बात को हम छुपा नहीं सकते। बिल्कुल। मेरा बचपन बेसिकली वालिदैन हमारे शरफा थे लखनऊ के, और वालिद साहब जॉब के सिलसिले में कोलकाता, यानी उस जमाने में उसे कलकत्ता कहा जाता था, कलकत्ता 50s में चले गए थे, और ही वाज वर्किंग विद वेस्ट बंगाल फायर सर्विसेज, उसके चीफ ऑफ कंट्रोल थे, और वहीं हमारी पैदाइश हुई। और कलकत्ते में ही स्कूलिंग की मैंने, सेंट एंथनीज एक कॉन्वेंट स्कूल था वहाँ। मगर घर का माहौल, यानी वहीं से हमारी 2 जिंदगी शुरू हुई। यानी घर में जो है लखनऊ वाले और बहुत उर्दू और आप जनाब, और कल बाहर जब निकलते थे तो बंगला और इंग्लिश। तो मैं आधा बंगाली भी हूँ, और बहुत फख्र से बंगला बहुत अच्छी आती मुझे। यानी जब कैलकाटा रेडियो, यानी स्कूलिंग में ही कैलकाटा रेडियो में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे लग गया था, और बंगला प्रोग्राम्स भी और इंग्लिश प्रोग्राम्स भी। युवानी जुबाबानी बंगला में कहते, तो उसके साथ 25 रुपए मिलते थे, और हम 25 दिन पहले से ही शोर मचाते थे कि साहब मेरा प्रोग्राम रेडियो पे आ रहा है। और बहुत ही अच्छा बचपन, बहुत शौक गुजरा। आई वॉज वेरी नॉटी, एक तरह से कहेगा आई वॉज रियली ब्रैट, स्पॉइल्ड ब्रैट, क्योंकि 4 बहनों के बाद हमारी पैदाइश हुई थी। तो आप सोच सकती हैं हमारी कम्युनिटी में 4 कितने लाड किए गए होंगे आपके, बेशक। तो वो बॉर्न विद अ सिल्वर नहीं गोल्डन स्पून। तो बहुत खातिर मदारात, और उसकी इंतहा ये थी कि अप टू द एज ऑफ 5 हमारे दादाजान हमें बहुत चाहते थे, और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो हमें ज़मीन पे चलने नहीं देते, इतनी मोहब्बत कि स्कूल सुबह हमारे घर से कोई 30-35 मिनट की दूरी पे था, और वालदा बहुत ही डरपोक कि कलकत्ते में भीड़ भाड़ बहुत होती, बसों में नहीं जाओ, पैदल जाओ, सेहत की अच्छी बात। तो दादा साहब जो थे वो कांधे पे बैठा करके, और मेरे दोनों पाँव सामने, सर पे उनके हाथ रखे, और क्या खूबसूरत मंजर होता होगा वो। कितने लाड, कितने ठाठ होंगे आपके। वो गोल्डन स्पून, क्या बात है। वो साहब जब ग्रेड 4 या 5 में पहुंच गया, और जब फुल पैंट पहनना शुरू किया, बच्चों ने मजाक उड़ाना शुरू किया हमारा, तो दादा से हमने कहा कि भाई ये आप पर हंस रहे हैं तो इसलिए मुझे नीचे उतारिए। तो कह रहे मियाँ ये हम पे नहीं हंस रहे, ये आप पे हंस रहे हैं। तो बात अगर नीचे उतरना है तो आप उतर आइए, हम तो इंतजार कर रहे थे कि तुम बताओगे, तो तुम तो इतने नाजुक हो कि चला नहीं जाता। तो मगर पति बहनें बहुत ज्यादा प्यार करने वाली, 4 मुझसे बड़ी बहनें, और इतना ज्यादा मोटा ताजा था कि बहनों से संभलता नहीं था, और अक्सर गिरा देती थी मुझे जमीन पे।
एक दफे फर्स्ट फ्लोर से बिल्कुल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ गया, और बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा मार्क भी है अब तक कि उसकी उस दिन की निशानी। तो बचपन साहब ये था बहुत, मगर इतनी बहुत ही उसको क्या कहेंगे, बहुत ही प्रोटेक्टेड बचपन था। वालदा, घर में ही भीड़ भाड़ थी, वालदा बाहर नहीं निकलने देती, डर के मारे के साथ। उसकी दो वजह थी। तो लखनऊ वाले बड़े कंजर्वेटिव, कि बाहर का जो इलाका था उनको ये था, वो मुस्लिम इलाका था, उनका ख्याल था कि साहब जबान खराब हो जाएगी तो आप बाहर नहीं जाएंगे, आप घर में ही खेलेंगे। अब घर में खेलने के लिए बाकी लड़कियां और उनकी लड़कियां दोस्त आ रही, मेरे दोस्तों को इजाजत नहीं आने की। तो वाहिद सहारा जो था वो किताबें थी। तो वालिद साहब की लाइब्रेरी थी, तो मैं हर वक्त घुसा उसमें, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता था। फिर अम्मा को शिकायत ये होने लगी कि भाई अपने एज से ज्यादा बड़ा हो गया। तो मैं दोस्त भी जो बना रहा था, फिर वो स्कूल लाइफ के नहीं, मुझसे बड़े, क्योंकि फिर अदब के ऊपर बात करना है, तो जाहिर है छोटा बच्चा तो कोई करेगा नहीं। तो बचपना जो था वहां से स्प्लिट होना शुरू हुआ, कि जावेद साहब जो थे वो बहुत ही ज्यादा लाड प्यार वाले, और दानिश जो था वो बहुत ही संजीदा और बहुत, मगर संजीदगी इतनी नहीं आई थी। ऑल ऑफ ए सडन हमने स्कूलिंग कंप्लीट की, और फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, क्योंकि उस जमाने में आज भी अलीगढ़ भेजना कल्चर और उसके लिए भी बहुत है। हालांकि इंग्लिश लिटरेचर वहाँ भी जा करके हमने बीए इंग्लिश किया था, इंग्लिश ऑनर्स, और मास्टर्स नहीं कर पाया, क्योंकि जब वापस आया तो वालिद साहब अचानक बीमार हुए, एंड ही वाज क्वाइट यंग, ही वाज ओनली 49, और उनका इंतकाल हो गया। तो वहां से बिल्कुल जो ड्रामे का पार्ट 2 था वो बहुत ही सीरियस हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो बच्चा इतना लाड प्यार वाला हो, और 6 बहनें और 2 भाई, तो वालिद ने 3 बहनों की शादी कर दी थी। वो 3 बहनें, एक भाई और वालदा, सारे दादा का भी इंतकाल हो चुका था, वो सब के सब मेरे सर पे। तो अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी, तो बहुत ही शायद संजीदा। बहनों के बाद आपका ही नंबर था, 4 हाँ, बहनों के बाद तो आई आपकी वाज सबसे दी, ज्यादा जिम्मेदारी रही होगी। आपने नाटक की बात करी, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि थिएटर कब से शुरू करा, और आपसे कब बात हुई थी तो आपने बताया था कि थिएटर का मोटिवेशन ये था कि जब आप परफॉर्म करते लड़कियां तालियां बजाती थी। तो ये क्या जायज बात है, या फिर मैं सिर्फ ऐसे ही मजाक कर रही हूँ? इस नहीं, पे आप सवाल जानना वो चाहूंगी। वो थिएटर में नहीं, वो थिएटर पे आने से पहले की बात है, कि अच्छा मुझे जो शौक था, जावेद साहब को जो शौक था, गाना गाने का बहुत शौक था, और आवाज, अच्छा, लोग समझते थे कि अच्छी आवाज है, तो बड़े क्या तरन्नुम बात में है। गाना भी गाता था। और बचपन में घर में भी बड़ी बहन भी अच्छा गाती थी, तो मुझे भी चांस मिलता था कभी कभी, आप भी गाइए। मगर जब लिखना विखना शुरू किया, तो स्कूलिंग में ही शायरी वायरी थोड़ी बहुत तक बंदी शुरू कर दी थी, और मुशायरे जो बुलाए जाते थे तो उसमें तरन्नुम से पढ़ता था। तो मुझे पता था कि शायद गजल अच्छी नहीं है, मगर तरन्नुम की वजह से मामला जम रहा है। तो मगर जब अलीगढ़ गया पढ़ने के लिए, तो वहाँ सीरियसली थिएटर कलकत्ते में शुरू कर दिया था हमने स्कूल लाइफ से ही, क्योंकि बहुत ही शौक भी था, और बहुत ही क्या कहे जाएगा, एक्सट्रोवर्ट, बहुत बातूनी, और ये सब चीजें थी। तो टीचर्स जो थे उन्होंने कहते थे कि भाई हाँ, इनको पढ़ने, पहले तो पोइट्री पढ़ना, और ये वो ग्रेड 5 से ही थिएटर में, ड्रामे में आ गया था, मगर वो सारे स्कूल लाइफ में इंग्लिश ड्रामे थे स्कूल के। अच्छा। मगर जब अलीगढ़ गया तो एक गुरुदास भट्टाचार्य उस्ताद हमें मिला, बंगला। वो सीरियस आदमी था, उसने कुछ देखा हमारे अंदर, तो वो मना करता था कि भाई तुम एक रास्ता चुन लो, और दोनों तरफ तुम हर तरफ भागते हो, इट्स नॉट फेयर। तो एक दिन उन्होंने मुशायरे में मुझे देख लिया तरन्नुम में पढ़ते हुए, तो उसके दूसरे दिन उनसे मुलाकात हुई, तो कहने कैफेटेरिया में आ जाओ, तुमसे बात करनी। वहां पहुंचे, उन्होंने कहा ये भाई तुम की करो बेटा, बंगला में एक गान की करो, गाना क्यों जी गा। जी जी। सर गाना तो, मेरी आवाज अच्छी, कहले नहीं, अच्छी आवाज तो और बहुत काम हो सकता है, ये जो सीरियसली तुम्हें चुनना होगा आज, कि तुम हमारे स्टूडेंट हो तो थिएटर में रहोगे या गाना गाओगे, और तुमको ये बता दें कि तुम मोहम्मद रफी तो बन नहीं सकते, तो सीरियसली जवाब दो। हमने कहा कि नहीं साहब, दोनों को लेकर चलने में बड़ा अच्छा है ये। तो कहले नहीं, तुम इंसिस्ट क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हमने कहा आप हमारे बाप की तरह हैं, तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ, गुरु गुरु हैं आप साहब। जब मैं स्टेज पे तरन्नुम में पढ़ता हूँ, लड़कियां बहुत ताली बजाती हैं, तो बहुत हंसे। और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल आसमान चूमता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा आज तुम्हें मैं वो गुर सिखाऊंगा, लड़कियों की अम्मा भी ताली बजाएंगी। तो हमने क्या कहा बात है।
ये बात पहले बतानी थी। कहले नहीं सीरियसली बताओ। तो हमने कहा नहीं साहब तौबा कर लिया, आज से नहीं करता, गाना नहीं गाता। तो वाकई वो बहुत बड़ा बलिदान हमने दिया कि गाना वाना, उसके बाद से आज तक गाना नहीं। तो फिर उन्होंने संजीदगी से बताया कि देखो भाई तुम उर्दू थिएटर के आदमी, तुम उर्दू ड्रामा करने, बंगला ड्रामा भी उनके साथ में करता था, अलीगढ़ में भी बंगला ड्रामा जी किए। जी उन्होंने कहा कि तुम इंग्लिश बंगला को छोड़ो, तुम बेसिकली उर्दू के आर्टिस्ट हो और बैकग्राउंड तुम्हारा उर्दू है, तुम्हारी अच्छी उर्दू है, और उर्दू थिएटर बड़ा कमजोर है, उर्दू थिएटर में कुछ बहुत अच्छे लोग नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि तुम उर्दू थिएटर में कुछ कर सकते हो, तो व्हाई डोंट यू लीव ऑल दिस और उर्दू थिएटर में सीरियसली काम करने लगो। उसी दौरान हबीब तनवीर साहब से, आपने नाम सुना होगा, हबीब तनवीर बड़ा जी 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 मेंटर और अलीगढ़ के भी थे। कलकत्ते के आने जाने के दौरान कलकत्ता रेडियो का तो मैं आर्टिस्ट था, तो इंटरव्यूज करता था। हबीब तनवीर साहब का इंटरव्यू किया तो बात में लड़की एक साथ में हेल्पर थी, हम दोनों यंगस्टर थे, तो 25 से बढ़ करके वो 35 रुपए हो गए थे क्वालिटी अच्छा कि साहब 35 रुपए मिलेंगे आपको, और जब जब रिपीट होगा तो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। अभी तनवीर से मैं बात कर रहा था उर्दू में, इस बच्ची से इंग्लिश में बंगला में बात कर, तो अभी तनवीर ने इंटरव्यू रोक दिया, कहने स्टॉप करो। हमने कहा जी सर क्या बात, कहने लगे कि तुम ये बताओ कि तुम बंगाली हो या उर्दू स्पीकिंग। हमने कहा साहब नहीं मैं बंगाली तो नहीं हूँ, मगर बंगाल में हूँ तो बंगाली हूँ। कहले नहीं भाई तुम्हारी बंगला बहुत अच्छी है, ट्रांसलेशन किया है कभी? हमने कहा कि हाँ थोड़ा बहुत किया, मगर सीरियसली नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये इसके कितने पैसे मिलेंगे? हमने कहा 35 रुपए। कहने लगे 35 मुझसे लो, ये सब बकवास छोड़ो और जाकर के संजीदगी से आप ट्रांसलेशन के काम में आ जाए और बंगला से उर्दू में ट्रांसलेट करें, बहुत काम। तो ये तो बैकग्राउंड की बात थी। फिर अलीगढ़ आ गए, गुरदास, तो थिएटर बिल्कुल फिर सीरियसली हमने शुरू कर दिया। और जो पहली किताब है वो बीए पास करने के पहले या उसी दौरान 80s में, नहीं बीए के बाद, तो वो कैलकाटा रेडियो के लिए वो ड्रामे मैंने 5-6 ड्रामे ट्रांसलेट किए और वो ड्रामे कैलकाटा रेडियो से हुए और उसके जो पैसे मिलते थे, और अलीगढ़ एसोसिएशन ने बेसिकली कलकत्ता, उन लोगों ने स्पॉन्सर किया और वो पहली किताब छपी, क्या बात है, प्रोमीथियस के नाम से। तो वहां से साहब किताबों का सिलसिला शुरू हुआ। अलीगढ़ से निकल करके वालिद साहब की वजह से, मगर इस दौरान एक तोता हमने पाल रखा था, वो था सफर का, कि आई वॉज ड्रीमिंग टू गो आउट, मैं दुनिया देखनी, मुझे सफर करना है, कहीं भी हो मुझे जाना है, कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए इट वॉज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास के थे और वालिद गुजर चुके थे। तो लोगों ने घर में कहना शुरू किया कि भाई अब जो कुछ भी आप कर रहे थे और जो आर्टिस्ट ये सारा साइड में रखिए, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप बस घर का संभालना है और घर के काम काज हैं। तो लिटरली एमए छोड़कर फिर कैलकाटा वापस आया और 2-2 शिफ्ट काम शुरू की, सुबह निकलता था, रात को 10 बजे आता था। इस दौरान रेडियो वाले मेहरबान थे, वो भी प्रोग्राम देते थे, जिंगल्स मिलने शुरू हो गए, तो जिंगल्स में ज्यादा पैसे रेडियो में मिलने शुरू हुए, तो हमें अच्छा लगने लगा। मगर वो सारी कोशिश के बावजूद मुश्किल से कोई, मैं 1988 की बात बता रहा हूँ, मुश्किल से 2000 रुपए महीना बनते थे, और ऐसे 2000 रुपये वॉज टू मच, यानी अच्छी जगह से रिश्ता आना शुरू हो गया था, क्योंकि फर्म में काम करने लगे थे। तो मैं आपकी इस रिश्ते वाली बात से पहले आपसे एक बात जानना चाहूंगी। अवारगी आपका तकल्लुफ़ भी है और आपने किताब भी लिखी अवारगी, तो क्या ये शुरुआत थी आपके सफरनामों की, आपकी किताब लिखने के सफर की? अवारगी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी जिंदगी में अदा किया है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। अवारगी जो है, यही सफरनामे का हमारा नाम है, अवार्ड विनिंग बुक है अवारगी। और कलकत्ते से यही मैं अवारगी के सिलसिले में बता रहा हूँ कि जो मेन जिंदगी का मकसद था वो ये नहीं था कि मैं कनाडा जाके बस जाऊं या अमेरिका चला जाऊं, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं कलकत्ते में बहुत मशहूर हूँ, रेडियो आर्टिस्ट हूँ, और गली के सारे बच्चे जानते हैं कि साहब आज रेडियो पे जावेद भाई का प्रोग्राम आ रहा है, और लोग जानते थे कि भाई, तो इतनी शोहरत वाज टू मच फॉर मी। और थिएटर कर रहा हूँ, बहुत ही मशहूर आदमी सब, और क्या अखबार में तस्वीरें आ जाती है, व्हाट एल्स यू वांट। मगर गुरदास हमारा जो था वो लगा रहता था कि नहीं तुम्हें बहुत आगे जाना है और ये करना वो करना। तो सफर का हमने उसको बताया कि भाई मुझे बेसिकली थिएटर्स के साथ साथ एक जो खपत है वो है ट्रैवलिंग, आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड।
कलकत्ता हाँ पता नहीं आप गई हैं या नहीं, कलकत्ते में चौरंगी मैं गई इलाका है, हूँ। जी, जी, चौरंगी लिए। विच बड़ा इज घना लाइक बसा इलाका है, डाउनटाउन। हाँ, काफ़ी बड़ा। पुराना। जी, जी, तो वहां साहब एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ देखा हमने बचपन में जी। कि अराउंड द वर्ल्ड 11,000 रुपीज, ये था। अच्छा। तो अब ये अभी मैंने स्कूलिंग की बात बता रहा हूँ, ग्रेड 8 जी, 7 8 की बात बता रहा हूँ कि साहब हमने कहा कि मेरा जिंदगी का नसबुलैन 11,000 रुपए, इसको जमा करना है कोई सूरत से। तो आई स्टार्टेड डूइंग ट्यूशंस, ट्यूशन पढ़ाता हुँ, था। और क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते थे वो मुस्लिम घेटो आबादी थी, उर्दू वाले लोग हुँ। थे, उर्दू स्कूल वाले बच्चे थे। जी, तो मैं जी। क्योंकि कॉन्वेंट का था तो थोड़ा सा अपर हैंड कि भाई अंग्रेजी हुँ, अच्छी है, हुँ, हुँ, हुँ। तो इंग्लिश के ट्यूशंस पढ़ाने शुरू किए और 25 रुपए महीना ट्यूशंस पढ़ाता था। तो मुझे बहुत सारे 25 करने पड़ते थे क्योंकि पैसा चाहिए। तो कोई 8-10 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, पैसा जमाना शुरू कर दिया था। मगर वो जो 88 में ही वालिद का जो इंतकाल हुआ, और मैं आपको बताऊं कि 88 तक दिल्ली से, ये अलीगढ़ से वापस आ चुका था, मैं जॉब भी कर रहा था। मैंने वो 15,000 रुपए जमा कर लिए थे। इट वॉज इतनी ज्यादा सख्ती से, कंजूसी से वो पैसा जमा किया। मगर हुआ ये कि वालिद के उसमें एक झटके में वो 2 महीने में वो 15,000 चले गए, एक महीने में। हुँ, अच्छा, उनको जी। बताया भी नहीं, कैसे बताता। अब कोई सूरत नहीं थी जाने की कि अब कैसे जाएंगे। मगर पागलपन इतना था कि मैंने कलकत्ता क्योंकि पोर्ट है, तो मैंने ये मालूम जी, शुरू किया कि यहाँ पानी के जहाज से जो लोग बाहर जाते हैं तो नौकरी उसमें कैसे मिलेगी, झाड़ू वाड़ू देने का काम, जो भी काम, आई विल डू इट, बट आई वांट टू गो आउट। नहीं, मुझे घूमना है, दुनिया देखना है। किसी ने बता दिया कि साहब पानी के जहाज से भी जा सकते। जी। खैर वो पानी के जहाज का सिलसिला नहीं आया, कुछ दोस्तों को मेहर रहम आ गया मुझ पे, और उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक्सपोर्ट का काम है, कुछ पेरिस में और इधर उधर कुछ फेयर्स होते हैं, तो वहां तुम हमें रिप्रेजेंट कर लो तो हम तुम्हारा इंतजाम कर देते हैं। तो एक लोकल अखबार ने, मैंने 3-4 चीजों ने मिल करके अल्लाह ने एक सबील निकाली, और मैं 88 के या 89 में मैं निकला और सीधा कलकत्ते से बॉम्बे रुकता हुआ पेरिस। तो आप सोच सकते क्या हैं कि बात! जो क्या कलकत्ते से पेरिस जा रहा है, बेहोश होते होते बचे तो एयरपोर्ट पे उतरे मुझे साथ। लेकिन आपने बताया ना कि आपका हमेशा से ख्वाब था कि आपको हाँ, सफ़र करना है, बिल्कुल। जाना है। तो मैं इस पे एक सवाल ज पूछना चाहूँगी आपसे जावेद साहब कि आप एक ग्लोब ट्रॉटर हैं। देसी भाषा में घुमक्कड़ इंसान जिसका पैर एक जगह नहीं रुकता है, थमता है। यही बोला जाता है ना देसी भाषा में। तो ट्रैवलिंग ने आपको इतना इंस्पायर बचपन से क्यों किया? क्योंकि आपने बताया कि 7वीं क्लास से मैंने वो देखा इश्तिहार जहाँ 11,000 रुपए लिखा हुआ था। कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको मतलब इतनी इब्रत दी कि यार मुझे बस घूमते रहना है, मुझे रुकना नहीं, इसकी मेरे पाँव कभी जिम्मेदारी रुके नहीं? इसकी जिम्मेदारी हमारे अब्बा जान पे जाती है, क्योंकि अच्छा, उनके ऑफिस, जहां उनका ऑफिस था, तो जी, उसके बाहर यूज्ड बुक्स की बहुत सारी दुकानें, फ्री स्कूल स्ट्रीट कलकत्ते में है, वहाँ हेडक्वार्टर था फायर ब्रिगेड का, वहाँ उनका ऑफिस था। और स्कूल जी, भी मेरा करीबी था, तो अक्सर जी, स्कूल के बाद में उनके पास जाता था कि राइड मिल जाती थी घर के लिए। तो जब तक वो नहीं अंदर होते थे ऑफिस में कि अभी मैं 10 मिनट बाकी रुको, तो बाहर की किताब की दुकानों में हुँ, हुँ। नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल क्या है वो, नेशनल ज्योग्राफिक, जी, जी, वो जी। किताबें बड़ी तस्वीर वाली अच्छी अच्छी, वो मैं कोई 1 रुपए 2 रुपए की पुरानी वो लेकर के 2-4 हर दफे खरीद लेता था। उसमें ट्रैवलिंग अच्छा, की बातें वो सब देख देख करके हमने कहा साहब मुझे भी सफर पे जाना है मुझे। तो वालिद साहब पहले हंसते थे कि बोलते भाई जरूर जाइए, आपको कौन रोक रहा है। तो इंतहा ये है कि व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई, और इंतकाल से 4-5 दिन पहले, मैं मुझे पता था, ये भी बड़ा सैड पार्ट है कि मुझे पता था कि ही हैड कैंसर एंड ही विल नॉट सर्वाइव, और 2-3 महीने का टाइम डॉक्टर ने दे दिया है। बट जो कि एक्टिंग का जो बेस्ट इस्तेमाल हमने किया जिंदगी में, वो 3 महीने थे कि मैं घर में बड़ा खुश और बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रहा था कि एवरीबडी इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। और पेट की तकलीफ है, गॉल ब्लॉडर में स्टोन होगा, कुछ उसका दर्द होता है, हिल बी ओके, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने 5 दिन पहले उनसे पूछा कि बाबा, बाबा कहता था मैंने कहा बाबा ये बताइए कि ये सारी बातें ठीक है, क्या मैं बाहर जाऊंगा आपको लगता है। तो कह रहे नहीं, क्यों नहीं जाओगे, तुम जरूर जाओगे बेटा, समझे। तो हमने कहा दुआ हुआ कीजिए ऐसे नहीं, ऐसे तो नहीं जाता नजर आ रहा। मैंने कहा नहीं, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, आई नो यू विल गो। तो ये बात थी, और उसके बाद जब निकला तो 3 महीने और कुछ दिन का वो सफर था, और सफरनामा लिखने का कोई प्रोग्राम नहीं था। अ, बस इतनी सी बात थी कि पेरिस इतना ज्यादा एक्साइटिंग था कि लंबा चौड़ा एक लेटर हमने 2 ही दिन, दूसरे दिन बैठ करके लिखा कि साहब इतनी चीजें देखी।
अपने दोस्त को, और बहनोई भी हमारे, वो शाहिद साहब को हमने भेजा कि भाई यू कैन नॉट इमेजिन, वो तस्वीर में जो नजर आता है उससे तो बहुत ही जबरदस्त चीज है। ज्यादा खूबसूरत है, ज्यादा आला है। तो उन्होंने कहा कि यार तुमने ये जो लिखा है तो ये तो सफरनामा बहुत अच्छा हो सकता है, यू आर राइटिंग इट वेरी वेल, तो इसको तुम संभाल करके लिखते रहो और मुझे भेजते रहो, तो मैं अखबार को देता हूँ इसे। तो मेरे आने से पहले ही कलकत्ता में वो अखबार मशरिक में वो तस्वीरों के साथ छपना शुरू हो गया। अच्छा साहब, वो अखबार भी नया नया, पहले लीथो में छपता था, यू रिमेम्बर, पहले जमाने में वो तस्वीर भी काली छपती थी। जी जी जी, काली तस्वीर, काला सफेद। यानी मेरी जो मैं टॉपर था स्टूडेंट हमेशा से, ये बताया जी कि जी। एंथनीज में बहुत हमेशा टॉप किया हमने। तो वो जो आखिरी तस्वीर थी यानी ग्रेड 12 की, उसमें भी टॉप किया था हमने, हाई स्कूल यानी ग्रेजुएशन उसमें, हायर सेकेंडरी में। तो तस्वीर जो छपी थी वो कमबख्त काला ब्लॉक था, पता ही नहीं चला ये कौन है। मगर जब आवारगी की इन लोगों ने इसी दौरान उसे कलर्ड पेपर कर दिया था, ऑफसेट। तो वो जो तस्वीरें छपी, और हमारी तस्वीर भी माशाल्लाह उसमें बड़ी खूबसूरत, कि साहब जावेद साहब पेरिस में है, तो पूरे महल्ले में शोर और पूरे शहर में बहुत। तो उसकी जो शोहरत थी और उसका जो वो था, उसका एक अलग नशा। तो यूरोप पूरा घूम के मैं अमेरिका आया, पूरा यूरोप अमेरिका का सफर करके, तो फिर हमने नाम ही उसका आवारगी, किताब का नाम, और किताब वो आवारगी के नाम से पेपर में ही बहुत मशहूर हो गया था, यानी कलकत्ता, दिल्ली, आसनसोल, बिहार, ये सब जगह। तो हम टॉकिंग 1980s में ये बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा ही। मैं वापस आया, वापस आके वालदा को बताया कि मैं दुनिया देख आया हूँ, और जो 2,000 रुपए हैं इसमें आपकी बिटिया की शादी नहीं हो सकेगी, तो इसलिए मुझे इजाजत दीजिए। अम्मा हमारी बहुत डरपोक, बेपनाह डरपोक। आपने बचपन का भी किस्सा सुनाया था दादा अबू वाला, कि कैसे आप उनके कंधों पे बैठ के अपने स्कूल जाया करते थे। तो अम्मा जान बिल्कुल तैयार नहीं। हमने कहा भाई साल भर का मामला है, और ये भी बात है कि वहां से एक चीजें आपके लिए आना शुरू हो जाएंगी, तोहफे और ये। तो उनको तो आप लालच दे रहे थे अपनी अम्मी ड्राइव साहिबा को कि लालच लीजिए और मुझे जाने दीजिए, मेरा टिकट बहुत कटवा बहनों दीजिए। ने मगर कन्विंस किया, जी बड़ी बहनों ने कन्विंस किया कि नहीं ये ठीक कह रहे हैं, और बहुत जी जिम्मेदारी है और बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो 2000 तो ठीक थे, मगर 2000 में जी शादियां मुश्किल थी बहुत, कि जी कैसे जी होगा क्या हो। तो मैं 80 यानी 79 80 में, लेट 80 में निकल गया कलकत्ता। कोई 40 साल हो गए आवारगी करते हैं। पहले क्या बात है। न्यूयॉर्क मैं गया, क्योंकि न्यूयॉर्क में कुछ जान पहचान थी, और न्यूयॉर्क टेलीविजन पे काम मिल गया फौरन, एक एथनिक टीवी पे। और बड़ा खुश था मैं कि साहब मैं टीवी में काम कर रहा हूँ। मगर बाद में पता चला कि वो कमबख्त झाड़ू पोछा के अलावा सारा काम मुझसे करवाते थे, कि स्क्रिप्ट भी लिखना है, ये भी करना है, एडिटिंग भी करनी है, सब कुछ। जी जी वो थोड़े दिन वो चला, मगर एक दोस्त ने बताया कि भाई ये जो ब्लू कॉलर जॉब है इसको छोड़िए, आप कनाडा या अमेरिका आए हैं पैसा कमाने। तो बंगाली एक लड़का मिल गया मुझे, उसने कहा कि ये जो आप इत्तेफाक है कि रेस्टोरेंट में ही एक जगह उसका उनका काम कर रहा था, ऑफिस का भी पार्ट टाइम। उन्होंने कहा आप यहाँ काम कीजिए वेटर का, सेहत भी अच्छी रहेगी और टिप्स भी अच्छे मिलते हैं, कोई तकल्लुफ नहीं, नो बडी इज लुकिंग, कोई आपका रिश्तेदार न्यूयॉर्क में नहीं देख रहा कि आप झाड़ू लगा रहे हैं या घोड़ा चला रहे हैं। वो था। दूसरे दिन से मैं वेटर बन गया, और बातूनी तो था, और बस उसके बाद से बुरी तरह पैसे बनाए वेटिंग के। जो मैं हमेशा यंगस्टर्स को कहता हूँ कि भाई बाहर जाएं तो बिला तकल्लुफ वेटर का काम पहले करें, कि दो दो वक्त के खाना खाने। भी अच्छा मिलता है। हाँ। तो इस तरह से मैंने आवारगी का सिलसिला ये शुरू हुआ। और यूरोप और अमेरिका के बाद तब तक मैं कोई 2 3 ये 4 साल रहा हूँ न्यूयॉर्क में। आई हेटेड न्यूयॉर्क, क्योंकि बहुत गंदा, बहुत क्रिमिनल्स, और बहुत प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। फिर जी न्यूयॉर्क में हर तरह की जॉब्स की, और वो सब कर छोड़ करके दोस्त हमारे कुछ आते थे, और कुछ लोग मुशायरे बड़े अच्छे होते थे टोरंटो में। तो एक आध जी दफे मुझे आने का मौका मिला, तो आई लव टोरंटो, कि भाई बड़ी साफ सुथरी जगह, और कलकत्ते जी के मामले में तो बिल्कुल जन्नत थी कि भाई इतनी साफ सुथरी बिल्कुल जगह। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने कहा कि भाई यहाँ हमें जमना चाहिए परमानेंटली। जी तो वापस इंडिया जाके यहाँ मामला किया, तो इत्तेफाक है कि मुझे, उस जमाने में इमिग्रेशन बहुत आसान थी, आई एम टॉकिंग 1984 के, जी बहुत ही आराम से वो ट्रांसफर हो गया। इन्हें हमने कहा कि भाई मेरी अमेरिका में ऑलरेडी हूँ, मैं यहाँ आना चाहता। तो इस तरह जी से मैं कनाडा आ गया।
कनाडा तो आकर के मैं आपको यहाँ पे एक मिनट रोक रही हूँ। जावेद साहब, आपने बताया कि आप कनाडा आ गए, तो अब मैं इसमें ये बहुत अहम सवाल जानना चाहूंगी, कनाडा में क्या उर्दू थिएटर तब एग्जिस्ट करता था? गुड क्वेश्चन। नहीं साहब, कनाडा में भी नहीं और अमेरिका में भी नहीं था। अमेरिका में जी। वेटिंग होटल रेस्टोरेंट के साथ साथ वो, क्योंकि आदत नहीं जाती, कहीं से खबर मिली थी कि साहब भारतीय भाषा परिषद न्यूयॉर्क वो लोग एक ड्रामा फेस्टिवल कर रहे हैं। तो एक दोस्त ने आगे अच्छा। कहा कि भाई ये बहुत अच्छा चांस है, तुम ड्रामा करो। तो हम्म। हमने कहा भाई ड्रामा करें या तो मैं 12 घंटे जॉब कर रहा हूँ, कैसे ड्रामा, कैसे रिहर्सल हो क्या? उन्होंने कहा कुछ भी तैयार करो, सोलो कुछ कर लो। तो हम्म। वहाँ सोलो हमने एक ड्रामा पेश किया और उसको फर्स्ट प्राइज मिला। बहुत अच्छा। क्या बात, तो क्या बात। अंदाजा ये हुआ कि यहाँ ज़रूरत है। तो कनाडा हम्म। आने के बाद हमने रिसर्च शुरू की। मसला वेस्ट का ये है, कनाडा हो, अमेरिका हो या लंदन हो, कि आप जब उतरते हैं तो हर दफे वो गेम जीरो से शुरू होता है। कि ये नहीं कि आपकी डिग्री, आपका कोई पास्ट काउंट हो रहा, यू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। और जी। इसके लिए अगर तैयार हैं आप तो कोई बात नहीं। हमने कहा कि भाई जो खान, मुझसे पूछा गया कि रेस्टोरेंट गया काम करने के लिए कि साहब आपने काम पहले किया? हमने कहा साहब खानदानी वेटर हूँ, हमारे खानदानी सब वेटर थे, तो बहुत तजुर्बा है, बहुत अच्छा है। तो काम वाम, फिर यहाँ वेटिंग टेबल शुरू की। और मगर उसके बहुत ही जल्दी मुझे कुछ दोस्तों ने, अलीगढ़ वाले कुछ दोस्तों ने कहा कि मियाँ इस तरह जिंदगी नहीं चलेगी और तुम मर रहे हो दोनों, ये बर्निंग कैंडल फ्रॉम बोथ साइड। ऐसा करो कि तुम कानपुर के कोई दोस्त थे जो कि लेदर का काम कर, उन्होंने कहा हम जी। थोड़ा सा आपको भेजते हैं, उसको भेज करके हम्म। बुटीक खोल लो। तो वो भी हम्म। एक स्टोरी है कि वो साथ में वो भी चलती रहा मामला। मगर थिएटर का जो आप पूछ रही हैं, जी। कनाडा में कोई थिएटर नहीं था और हम्म। उर्दू नाम की कोई चिड़िया नहीं थी। लोग, देखिए दो तरह के लोग होते हैं, अब बहुत बदल गया मामला। जो हिंदू दोस्त हैं हमारे, जो साथी हैं, उनके लिए आसानी ये है कि उनके मंदिर में ये सारी शराफत की चीज़ें अलाउ हैं कि साहब डांस भी हो रहा है और ड्रामा भी हो रहा है और म्यूजिक भी हो रहा है। हमारे जो रिश्तेदार हैं, वो जो मस्जिद खोले बैठे हैं 1.5 ईंट की, उनके यहाँ ये सब किसी चीज़ की इजाज़त नहीं, कि ये सारी जी। जी। चीज़ें नबियों को नाराज़ कर देती। जी। तो यानी इन दोनों के बीच में अब शरीफ आदमी पिसता है कि भाई इधर भी नहीं जा सकते, उधर भी। तो मगर हिंदी वाले भी जो कर रहे थे, यानी गाने का मामला जहां तक है, इट इज गुड कि भाई वो गाना हो, संगीत हो, फिल्मी हो या भजन हो, इट इज म्यूजिक। थिएटर के नाम पे महाभारत के सीन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि रियल थिएटर ड्रामा ये नहीं था, किसी के यहाँ नहीं था। और उसमें भी वो ड्रामा, जो मेरे दिमाग में जो चीज बात आ रही थी, हमने कहा कि भाई यहाँ तो पहले तजुर्बा करो कि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उसका मसला क्या है। तो बंगाल में तो बड़ा लेफ्ट फ्रंट और बहुत ही कॉमरेड स्टाइल के ड्रामे करता और लिखता था, हम्म। और बड़े पढ़ रखे थे साहब, शेक्सपियर से लेके शॉ तक और ब्रेख्त और ये और वो। मगर हबीब तनवीर ने एक बात, बाद में बताऊंगा, ये हबीब तनवीर ने भी ये कहा जी। था कि जहाँ है वहां का की। तो यहाँ जो मैं आया तो हमारा ख्याल ये आया कि इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम पे काम हम्म। करना चाहिए, कि व्हाट इज इमिग्रेंट्स प्रॉब्लम। हम सारे इमिग्रेंट्स हैं और हर जी। कोई हुआ है, उर्दू बोलने वाला हो या हिंदी हो, बंगाली हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो 80s से लेके 90 तक हमने रिसर्च किए, सिर्फ सिर्फ लिखा। ड्रामे करने का सवाल नहीं था क्योंकि थिएटर नहीं था, स्टेज नहीं था। 90s में जाके 10 साल के बाद ख्याल आया कि अपना एक ग्रुप बनाया जाए। तो रंगमंच कनाडा के नाम से एक ग्रुप तैयार किया हमने, जिसमें हिंदुस्तानी ड्रामे शुरू हुए करने। क्या अच्छा, उर्दू के साथ साथ मुझे ये था कि दूसरे लोग भी नहीं कर रहे हैं, तो हिंदुस्तानी ड्रामा फेस्टिवल शुरू किया, जिसमें एक दिन में 10 हिंदुस्तानी जमाने के ड्रामे आना शुरू हुए। और हमारे उर्दू वालों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती, कहने लगे साहब ये तमिल और तेलुगु और ये मराठी आप लेके आ रहे हैं, ये तो हमें समझ भी नहीं आती। तो हमने उनको बताया कि मियाँ आहिस्ते बोलिए। वो तमिल वाला भी ये कह रहा था कि जावेद साहब आप कहाँ उर्दू में हमें फंसा रहे हैं, हम लोगों को उर्दू नहीं आती। तो दोनों ग्रुप से ये कहा कि जो जबान जिस वक्त समझ में नहीं आ रही, उस वक्त बाहर जाके कॉफी पिए। और आधा आधा घंटे का ड्रामा होता था, और उसमें ये बात, उसको प्रमोट करने के लिए 10 प्लेस फॉर $10, 10 ड्रामे हम दिखा रहे हैं, सिर्फ $10, एक एक डॉलर का एक ड्रामा। तो वो चीज शुरू में लोग हंसते थे कि यार पागल आदमी, ये क्यों, उर्दू का ही ठिकाना नहीं ये सारी चीजों को लेके। मैंने इसलिए शुरू किया था वो, कि दूसरे लोगों को पता चले कि उर्दू में कितनी कैपेसिटी। और इस तरह से उर्दू आस्ते आस्ते ऊपर आई और ड्रामे होने लगे। मगर हमारे यहाँ वही मुश्किल ये थी कि एक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो थिएटर की शुरुआत इस तरह से हुई। और आपने बहुत देर से ये सवाल किया है, 25 साल के बाद।
पिछले साल रंगमंच कनाडा की सिल्वर जुबली हमने मनाई कि इन 25 years हैव गॉन। तो अब जो है वो बहुत ही स्टैब्लिश्ड एक अदारा है और बहुत बच्चे हमने तैयार किए हैं। उससे भी आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि आज की तारीख में भी उर्दू एक्टर्स मिलने प्रॉब्लम है मुझे, तो मुझे नॉन उर्दू वालों को ही तैयार करना पड़ता है। मगर मेरे साथ मसला मैं ये नहीं भूल पाता कि दादा लखनऊ से आए थे तो तलफ़ुज़ ठीक होना चाहिए और उर्दू अच्छी होनी चाहिए, तो लोगों को तैयार करने में बड़ा टाइम लगता था। तो हमने कहा कि मैं और हमारी वाइफ यहाँ हेरिटेज लैंग्वेज के तहत उर्दू भी पढ़ाते हैं, तो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे। जी उर्दू के मैंने थिएटर का जहन में रख करके उर्दू क्लास में थिएटर शुरू कर दी, ड्रामा शुरू कर दी कि वो छोटे छोटे बच्चे अब ड्रामा करते हैं। और विंटर में बर्फ पड़ रही है, अक्सर बच्चे नहीं आना चाहते, मगर अब पिछले चंद सालों से विंटर में भी बच्चा कहता है, लड़की कहती है कि अम्मी क्लास जाना है वीकेंड पे क्योंकि ड्रामे में पार्ट मिलेगा। तो इस तरह से इट्स अ वेरी वंडरफुल एंड वेरी नोबल कॉज एक तरह के वो करता रहा मैं उसको। लेकिन जावेद साहब, आपने जो ये जर्नी बताई थी खूबसूरत है कि सुन के रोंगटे खड़े हो गए कि अपने मुल्क का परचम आपने पूरी दुनिया में लहराया। कनाडा में आपने रंगमंच खोला जहाँ से पूरे आप इंडिया के प्ले लेके गए, तमिल, तेलुगु, उर्दू, हर जुबान का वहाँ पे प्ले हो रहा था। सुन के इतनी नहीं, खुशी महसूस हो रही है। जी ये जो ड्रामे मैं बता रहा हूँ ये इंडिया से बहुत बाद में आए, ये सारे लोकल प्लेज मैं बता रहा हूँ कि जी जी यहाँ जी सारा जी कुछ तैयार, यहाँ इंडिया के डिफरेंट जुबानी लैंग्वेजेस, हिंदुस्तानी। जी जी जी, हिंदुस्तानी ड्रामा फेस्टिवल में ये सारे क्या लोग, बात है। हाँ ये सारे आना शुरू हुए। और जब थोड़ा सा स्टैब्लिश हो गया तो लोग, मुझे दोस्त छेड़ते थे कि भाई मजीद आवारगी कब कर रहे हो यार, बहुत दिन हो गए तुम्हारे। तो फिर 89 में, मेरे ख्याल में जी 1989 में मुझे ख्याल है कि मैं जापान, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर, ईस्ट जो है, तो ये पूरा घूमने के लिए गया। और उसकी वो सफरनामा जो है वो मजीद आवारगी के नाम से आया। तो ये जो सफरनामे थे या हैं, ये बेसिकली आम जनता के लिए, यानी कि खुशबाश लोग पढ़ें, मजा आएगा और जी अच्छी जी भी बात है उसमें, इट्स वेरी फ्लावरी लैंग्वेज जनते। मगर जो ड्रामे का सीन है, ड्रामे की जो जिंदगी है, दोज आर वेरी सीरियस प्लेस। यानी इमिग्रेंट लाइफ पे ड्रामे पहले नहीं लिखे गए, आज भी नहीं लिखे जा रहे हैं उर्दू में। जी मुझे, मेरी खुशकिस्मती है, या वक्त ने मुझे चांस दिया कि 1990s में पहली किताब आई, हिजरत के तमाशे, जिसमें जी मौजू सिर्फ हिजरत था कि इमिग्रेशन के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम, इमिग्रेशन। जी सेटलमेंट की क्या प्रॉब्लम है, और शादी ब्याह बच्चों की कैसे होगी, ईद कैसे मनाएंगे। ये सारे छोटे छोटे ड्रामे मिलके 5 ड्रामे उसमें हैं, और जो कि देखने में अगर देखें तो पूरी एक माला है जिसमें छोटे छोटे फूल पिरोए हुए। वो चीज़ इतनी कामयाब हुई कि लोकल ओमनी टीवी है यहाँ, तो उन जी लोगों ने वो कनेडियन देसी के नाम से वो ड्रामे की सीरियल पूरे बनाए 13 एपिसोड के। और उर्दू के बाद इंग्लिश में भी वो आए, तो अब तक कोई 4-5 रन उसके हो चुके हैं। तो मगर इस दौरान मेरी कोई, शायद गिनती करें तो 14 किताबें, 13-14 किताबें आ चुकी हैं। क्या इसमें बात है, क्या मोस्टली बात मोस्टली जो है वो थिएटर और सफरनामे और इस टाइप की चीज़ें हैं। और, देखा कि 20 साल गुजर गए, 25 साल, दूसरी किताब फिर भी कोई नहीं आई। यानी आप जब डायस्पोरा लिटरेचर की बात करेंगी, जिसको उर्दू में कहते हैं महजरी अदब, और हिंदी वाले या पंजाबी कहते हैं पुरवासी साहित्य। तो जी पुरवासी अदब जो है, इसमें शायरी बेपनाह है। यानी हर कोई जो बेचारा रोता हुआ आता है वहां से यहाँ के शायरी शुरू कर देता है, समझे। नॉवेल्स बहुत जावेद साहब, मुझे आपका थोड़ा वीडियो जो है वो फ्रीज हो गया है, मुझे आपका वीडियो क्लियरली नहीं दिख रहा है। अच्छा। शायद कुछ तो टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। हियर इट इज ओके, मुझे आप अच्छा, हियर इट इज ओके, देन इट्स फाइन। चलिए, दोनों फिर फ्रेम तो ठीक लग रहे मुझे हैं मुझे, लगता है या हाँ, या बेशक फिर तो सही होगा। जी हाँ ठीक है। तो क्या बता रहा था। आप मुझे ये, पूर्वासी जो हाँ, ड्रामे थे उनके बारे में ड्रामे बता रहे के, थे कि हाँ, जो इंसान वो आगे जो शायर बन जाता है दुख में आके। मामला जो ड्रामे का था कि 25 साल 20 साल गुजर गए उर्दू जी में, यानी सफरनामे तो हैं, कम हैं, शायरी बहुत है, नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, यू नेम इट, ड्रामे की एक भी किताब इवन टुडे। यानी ये नहीं है जी कि वेस्ट में उर्दू में कोई इमिग्रेशन पे ड्रामे नहीं लिखे गए होंगे, यहाँ की लाइफ जी पे ड्रामे हैं, लिखे गए हैं, मज़ाहिया भी लिखे गए, किताबी शक्ल में जी नहीं। देयर इज नॉट अ सिंगल जी बुक।
यानी वो जी चीज पहले उन लोगों को इतना ख्याल नहीं आया था, मगर जी कोई 6 8 10 साल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद हसन, उनका भी इंतकाल हो जी गया। मोहम्मद हसन साहब ने इसको नोट किया और उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया कि साहब फर्स्ट टाइम इन उर्दू किसी ने इमिग्रेशन के ऊपर ड्रामे लिखे। तो महजरी अदब जी का ये पहली उर्दू की किताब। अच्छा, जब तक उर्दू वालों का मसला है कि जब तक कोई बड़ा आदमी सर्टिफिकेट नहीं दे तो वो तारीफ नहीं करते। तो जी जी जब जी जी बेशक बेशक। मोहम्मद हसन ने जब इंडोर्स कर दिया कि साहब दिस इज द फर्स्ट बुक, उसके बाद सारे लोग फिर एक्टिव हो गए और सब कोई कहने लगे हाँ साहब ये पहली बार पहली बार। मगर ये पहली बार करते करते 25 साल गुजर गए और दूसरी किताब हाँ नहीं आई, अभी तक नहीं आई। हाँ तो अच्छा 20 साल के बाद हमने दूसरी किताब, उसका सीक्वल लिखा है, हिजरत के तमाशे का। यानी पहले में तो अच्छा रिसेटलमेंट का प्रॉब्लम था कि जो आए हैं रोटी रोजी का मसला है, लड़कियों की जी शादी कैसे होगी, जी ईद कैसे मनाई जाएगी, ये सारा मामला। अंधी हम्म, माम का ड्रामा है, माँ बहुत ही प्रोटेक्टिव है, ये सारी चीजें। जी और बच्चे, उनको प्रॉब्लम है कि घर में एक जिंदगी है, बाहर निकल लें तो दूसरी जिंदगी है, स्कूल में तीसरी जिंदगी। तो एक अजीब कश्मकश। तो एक ड्रामा और लिखा, एक किताब दूसरी आई, 40 बाबा एक चोर। जी तो क्योंकि जब लोग अब लोगों को कहा कि भाई अब तो सेटल्ड हो गए लोग, तो अब क्या प्रॉब्लम। तो सारे हाँ इमिग्रेंट सेटल तो हो गए, मगर सेटलमेंट के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई साइकोलॉजिकल। हम्म, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, फिर सिंगल मदर्स की प्रॉब्लम है, डिवोर्सेस होनी शुरू हो गई, इन सबों पे जी ड्रामे। और जी इनके साथ साथ ये भी हुआ कि अपॉर्चुनिस्ट क्लास जो है वो हर जगह होता है, जी चाहे वो लखनऊ जी हो या जी कनाडा, हर जगह हर बेशक। जगह वो बाबा लोग सब ऊपर आ गए, समझे। वो भी हम्म, हालांकि इमिग्रेंट हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये तावीज वावीज देना शुरू करेंगे, फला चीज पढ़ेंगे और इतना, और फला अंगूठी पहनेंगे आप तो ये होगा, और फला नगीने से ही होगा। तो यानी जो अपॉर्चुनिस्ट 2 नंबर बाबा थे, तो इसीलिए किताब हम्म, का नाम है कि 40 बाबा, यानी हर तरफ से बाबा लोग आ गए। और एक चोर, यानी एक आदमी शरीफ जो है बेचारा चोर है, वो फंसा हुआ इन सबों के चक्कर में। इस क्या किताब की भी बात है। बुराई हुई बहुत अच्छा। मगर अब जो ड्रामे हमने लिखना शुरू किए, उसमें उसके वैरायटीज बहुत बदलना शुरू हुई कि वो चीज जिस पर इंडिया में नहीं लिखा जा रहा है, तो मैंने देखा कि भाई क्या चीज है। ट्रांसजेंडर पे कोई नहीं लिखने की वो करता, ट्रांसजेंडर पे ड्रामे नहीं है, उनके ऊपर फिल्में बन गई, कहानियां लिख दी, मगर मजाक उड़ा रहे हैं आप उनका। जी जी बेशक मजाकें ही ट्रांसजेंडर, उड़ रही हैं। समझे। तो बिल्कुल ट्रांसजेंडर को भी एक तबका हमने दिखाया कि यहाँ आ गए हैं, और कनाडा आने के बाद ये ट्रांसजेंडर बेचारे कैसे सेटल करेंगे, उनकी हम्म, रीसेटलमेंट का मामला, कि भाई यहाँ इज्जत की जी जिंदगी आप गुजार सकते हैं, दिस इज अ फ्री लैंड। और पुरानी जो जी ताली बजाने वाली आदतें थी वो खत्म कीजिए, यहाँ दूसरी तरह जी से आप लाइफ गुजरे। ये ड्रामा है, मर्सी किलिंग के ऊपर ड्रामा, आपके एड्स पे ड्रामे, जी। जी तो ये सारे ड्रामे, नहीं, रेप के ऊपर ड्रामा। तो ये सब्जेक्ट जो था, इस पे उर्दू वाले खास तौर पे हाथ नहीं लगाते हैं कि साहब हाथ जल जाएगा, जी मगर इन पे भी ड्रामे आए। और बहुत फिर इतना हुआ कि दिल्ली वालों को ख्याल आया कि सब ये काम कर रहा है कुछ। तो एम फिल, एक हम्म, बच्चे ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ड्रामों पे एक एम जी फिल किया। और कुछ दो एक स्टूडेंट हैं, हमने सुना बिहार में, दे आर डूइंग हम्म, रिसर्च कि महजरी अदब के हवाले से सिर्फ मेरा काम है। हम्म, आई एम प्राउड एंड नॉट सो प्राउड कि भी दूसरे भी करना चाहिए उनको भी, कि अब हो हम्म। सकता है आएंगे लोग इसके उसमें सामने। तो ये था सब थिएटर का मामला। ये बहुत खूबसूरत चीज आपने बताई कि कैसे आप आपने जो लिखा उसमें यही था कि गैर मुल्क में अपने मुल्क को कैसे महसूस करा जाए, अपने मुल्क को कैसे जिया जाए। बहुत खूबसूरत आपने बात लिखी है, शायद पढ़ पढ़ के लोगों की आंखें भी नम हुई होंगी। हाँ, लोगों ने अपने अपने लोगों की नहीं, मेरी मुल्क, भी आंखें नम होती आपकी भी आंखें नम, मैं तो जब मैं। सुन के ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कैसा वो मंजर होता है कि जब आप पराए देश में होते हैं और आप अपने देश को याद कर रहे होते हैं, अपने घर को याद कर रहे होते हैं। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, तो वो जश्न आप बहुत ज्यादा उनको मिस कर रहे हैं, आप उनको भुला नहीं पा रहे हैं और अपने देश आप वापस जाना चाह रहे हैं। बहुत खूबसूरत ड्रामा फिल्म आपने एक फिल्म भी बनाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और आपने बताया कि आपके वो जो, थिएटर कई हाँ, जगह अडेप्टेशन भी हुआ है। तो जो उसके बाद दास्तान गोई की शुरुआत हुई, तो उसके बारे में भी कुछ बताइए। फिल्म की एक थोड़ी सी मैं बात बता दूं, हालांकि मैं जी जी कान पकड़ लिया, उसके बाद वो काम नहीं करनी। फिल्म का मामला ये था कि एक ड्रामा, पहली किताब में हिजरत के तमाशे में एक ड्रामा है, बड़ा शायर छोटा आदमी। अच्छा, अच्छा ये इमिग्रेशन के लिए नहीं है, मगर इमिग्रेशन में मिला हुआ है ये ड्रामा, क्योंकि जब गर्मी आती है यहाँ तो सारी चीजें जी गर्मियों में होती हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा होती है।
तो गर्मी जी में जी शादी ब्याह के साथ साथ पूरे मुशायरे और प्रोग्राम्स और गाने लोग बाहर से आ रहे हैं, तो बड़े बड़े शायर को भी बुलाया जाता है यहाँ पाकिस्तान से, इंडिया से। तो जो शायर हजरात यहाँ आते हैं, बड़े बिग बिग नेम्स, आने के बाद मुशायरा पढ़ने के साथ साथ पसे पर्दा वो क्या क्या हरकत करते हैं, उस पर वो ड्रामा था कि शायर तो बड़ा है मगर आदमी बहुत छोटा। तो लोगों को बहुत नाराज, लोग इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, कि आप एक्सपोज कर रहे हैं और अच्छा नहीं। हमने कहा दिस इज रियलिटी। ये ड्रामा भी हम लोगों ने, क्योंकि कंट्रोवर्शियल था, कनाडा में भी बहुत लोग नाराज हो गए, तो इसे स्टेज नहीं किया था। और सारे ड्रामे स्टेज हुए, टीवी पे आए, सब कुछ। कोई 10-15 साल के बाद वही मोहम्मद हसन साहब ने एक इंडिया में, दिल्ली में बैठकर 50 इयर्स ऑफ उर्दू प्लेस की एक सिलेक्शन एंथोलॉजी, अच्छा उसमें वो ड्रामा उन्होंने शामिल किया। तो हमारे ग्रुप को, रंगमंच के लड़कों को बड़ा लगा कि साहब ये तो बहुत ही इज्जत वाली बात हो गई, तो अब वी शुड डू दिस प्ले, किसी को बुरा लगे चाहे जो। तो जब हम लोग वो ड्रामा करने जा रहे थे तो देखा, लोगों ने बताया कि यार इसका कैनवस बहुत बड़ा है, व्हाई डोंट यू मेक इट अ मूवी। तो टेलीफिल्म बनाते हम। तो हम लोगों का पैसा तो था नहीं इतने उसके लिए, मगर सबों ने मिलके, इट वाज लाइक अ कोऑपरेटिव प्रोडक्शन के सारे आर्टिस्ट सबों ने मिलके उसको किया, और वो बहुत कामयाब भी हुआ। उसमें लोकल आर्टिस्ट सारे थे। लोकल आर्टिस्ट मेरे सिर्फ रंगमंच के ही आर्टिस्ट थे उसमें, हमारे ग्रुप के। और वो लोकली प्रोड्यूस भी हुई, लोकल इसकी शोइंग भी हुई, रिलीजिंग हुई। तो इट वाज अ अच्छा तजुर्बा था वो। मगर फिल्म मेरी लाइन नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि तजुर्बा कर लिया, मगर थिएटर ही घूम फिर करके अव्वल आखिर जो है वो थिएटर है। जी, क्या पूछेंगे? दास्तान गोई के बारे में बस जानना चाह रही थी कि आपने थिएटर करा, फिर आपने ये एक बहुत ज्यादा ऐसी आर्ट है जो अभी खत्म सी होती जा रही है, बहुत कम लोग इसमें को आगे तक लेके जा रहे हैं। तो आप बहुत मशहूर दास्तान गो हैं और दुनिया के जाने माने दास्तान गो। इसकी शुरुआत दास्तान कैसे गोई, हुई? जिस तरह से आज से 20-25 साल पहले गजल एक चीज आई थी और हर कोई गजल गा रहा था और समझे फैशन जी बन गया, आजकल मेरे ख्याल में यही इट्स अ फैड कि भाई दास्तान गोई, समझे। जी तो मुझे भी कोई 5-6 साल पहले, 6 साल या 7 साल पहले, मैं लखनऊ लिटरेरी फेस्टिवल में इनवाइटेड था, वहां गया। और ये किताब 40 बाबा एक चोर वहां रिलीज हुई थी। और वहाँ हमने एक दास्तान गोई का शो पहले भी पढ़ रखा था बहुत, कि भाई दास्तान गोई बहुत हो रही इंडिया में। वहां हमने देखा तो हमारे साथ एक दोस्त बैठे हुए थे अलीगढ़ वाले, तो उन्होंने कहा कि यार तुम तो नौटंकी वाले हो, तो तुम ये नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि वो इत्तेफाक है कि मिडल ईस्ट से आए हुए थे वो। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें लिखते तो रहते हैं ड्रामे के लिए, मगर बुलाना बहुत मुश्किल, क्योंकि ग्रुप बड़ा होता है, खर्चा बहुत। तुम भैया इसे शुरू करो, और कोशिश करो कि ये 2 लोग कर रहे थे, और दिल्ली में 3-3 लोग भी करते हैं दास्तान गोई का पैटर्न जो है, जी जी कंजर्वेटिव जी पैटर्न गोई, जी मिनिमम 2 पीपल। उन्होंने कहा कि यार तुम इसे 2 के 3 के बजाय अकेले करो, अगर इसमें तुम कर लो उस्ताद, तो तुम्हें मैं सबसे पहले मैं बुलाऊंगा मिडिल ईस्ट। तो बात हो गई, हमने वापस आ करके हमने कहा कि साहब, जो देखिए दास्तान गोई जो है बहुत ही हमारी मीरास है, वेरी प्राउड हेरिटेज हमारे जी अदब का भी और इसका, मगर ये फैंटेसी है बेसिकली। चाहे वो जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे परियों की कहानी, और देव और ये और वो, अमरू अय्यार और सारी चीजें, अफरासियाब। तो जब वहां तो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि इट वाज अ वेरी फ्लावरी लैंग्वेज एंड ऑल दीज थिंग्स। जी जी मगर जब मैं वापस आया, कनाडा आते ही इमिग्रेशन जहन पे सवार हो जाती है, हिजरत, कि हिजरत जी हमारे क्योंकि ओढ़ना बिछौना है। तो हमने सोचा जी कि जी साहब इसको भी हिजरत से जोड़ा जाए, लेट्स डू समथिंग न्यू, और एक तजुर्बा करते हैं। ठीक होगा तो ठीक है, वरना मेरा थिएटर तो चल ही रहा है, नुकसान कहाँ है, समझे। बेशक बेशक तो दास्तान हिजरतों की हमने लिखा, एक 50 मिनट का एक एपिसोड। और उसमें क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड है, तो उसमें 5 कैरेक्टर्स भी हमने डाले। और उन 5 कैरेक्टर्स में मुझे कुदरत की तरफ से एक अतिया ये है कि आई कैन अडेप्ट और आई कैन पिक लैंग्वेज इज वेरी इजीली। और लहजा जो है, लैंग्वेज से ज़्यादा लहजा, तो वो क्योंकि दोस्त हंसते हैं, घर वाले हंसते हैं कि भाई क्योंकि तुम सही नौटंकी के हो, इसलिए पंजाबी भी और उर्दू भी और बंगाली भी जबानें जो हैं, जी जी तो न सिर्फ जबानें बोलना बल्कि उनके लहजे के साथ, बोली ठोली जिसे कहते हैं, लखनऊ वाले बिल्कुल कहते हैं बिल्कुल बोली बिल्कुल ठोली। जी 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 तो उन बोली ठोली के साथ उन 5 कैरेक्टर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया। उसमें बम्बई का भैया भी है, भाई भी है, और उसमें लखनऊ का शरीफ आदमी भी है, और फैजाबाद का भी, और कलकत्ते का बंगाली डॉक्टर भी है। ये 5 डिफरेंट इमिग्रेंट्स जो कि कनाडा में हैं, जी उनकी जी कहानी हम
सुना रहे। अच्छा, लोगों को लगा कि भाई ये क्या है साहब, ये दास्तान तो ऐसी चीज नहीं थी। दास्तान इज जस्ट स्टोरी टेलिंग। आप कोई भी कहानी सुनाए, उसका फॉर्मेट जो है, हाँ ठीक है, मैंने भी अंगरखा बड़ा महंगा लखनऊ से बनवाया, और अंगरखा के साथ साथ जब मैं वो अंगरखा लेके आ गया यहाँ, और जब पहना उसे अपने रेगुलर पजामे, अलीगढ़ पजामे में, तो वो सेट नहीं हो रहा था। फिर बहन को लिखा कि यार वो लखनऊ वाला पजामा, खालता पजामा उसे कहते हैं, मजाज जो पहना करते, यार वो पजामा भेजो मुझे, सेट ठीक नहीं। तो मुख्तसर ये कि उसकी जब कोशिश, हमने स्क्रिप्ट तैयार करके ग्रुप को सुनाया, एवरीबडी लव्ड इट, मगर सबों ने कहा कि भाई जब बोली ठोली जहां तक आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, कैरेक्टर्स डिफरेंट आ रहे हैं, आप इंट्रोडक्शन भी बड़ी अच्छी तरह, और बीच बीच में आप ये जो नज़में सुनाते हैं, बड़ी गाड़ी गाड़ी उर्दू बोलते हैं, ये हम लोगों से नहीं होगा, क्योंकि नॉन उर्दू वाले भी इसमें हैं। तो वाइफ ने हमारी कहा कि भाई दिस इज योर बेबी, व्हाई डोंट यू डू इट, आप करें इसे। हमने कहा यार 30 साल हो गए मैं स्टेज पे नहीं आया, मैं तो 30 साल से पीछे बैठा हुआ काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट करता हूँ, लिखता हूँ, मेरे ड्रामे हो रहे हैं, सब कुछ, बट मैं स्टेज पे नहीं, मैंने स्टेज छोड़े 30 साल हो गए। तो मोहतरमा ने कहा कि बंदर जितना बूढ़ा हो जाता है वो उछल फान नहीं बोलता, तो इसलिए आप ही कर सकते हैं इसको, ये स्क्रिप्ट दूसरा कोई नहीं करेगा। अच्छा, हमने डरते डरते कनाडा में, अपने शहर में, ऑशवा में रहता हूँ, यहाँ टोरंटो से कोई 60-70 किलोमीटर ईस्ट में, यहाँ साहब एक छोटी सी हमने नशिस्त की, और साथ साथ मुशायरा भी रख दिया कि अगर दास्तान कोई फेल हुई तो मुशायरे से कम पब्लिक, और डरते डरते $10 का टिकट भी रखा। मगर उस दिन बड़ी बर्फबारी, हमने कहा बस आज ही ये होना था, बर्फबारी बहुत हुई, और अक्टूबर का महीना था, हालांकि बर्फ की बात नहीं थी, लेट अक्टूबर, 21 अक्टूबर मुझे याद है अभी तक। मगर साहब वो हाउसफुल हुआ, लोगों को बड़ा इश्तियाक के साथ व्हाट इज दास्तान गोई, वो लोग सुनने आए और सब कुछ सुने, और वो शो बड़ा कामयाब हुआ। तो उससे फिर जो झिझक थी वो खुल गई, और हमने कहा कि साहब अब जो मैदान साफ है। और फिर देखते देखते उन साहब को हमने लिखा, हमारे दोस्त को, कि साहब वो जो आपने कहा था वादा, तो माल तैयार है, कहिए कब डिलीवर करना। तो वो मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी जावेद साहब, मैं आपको यहाँ रोक लूँ कि 30 साल के बाद अब जब थिएटर करने के लिए, आप जब दास्तान गोई के लिए उस स्टेज पे पहुंचे, तो कैसे अंदर से कैसा महसूस हो रहा था? बहुत नर्वस था, शक था खुद पे कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। नहीं, पर आपको 31 अक्टूबर इसलिए याद है शायद क्योंकि वो एक ऐतिहासिक दिन बन गया, क्योंकि आपने वहाँ पे इतनी नर्वस ये नहीं था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, नर्वस इसलिए था कि अगर खराब किया तो वो थिएटर वाले बात मारेंगे कि उस्ताद बनते हैं आप हमारे, और खुद खराब कर दिया आपने, तो सारे स्टूडेंट जो हमारे हैं वो क्या कहेंगे, तो ये नर्वस इसलिए था। तो मगर वो अल्लाह ने इज्जत रखी, बहुत ही कामयाब। और तो फॉर्मेट उसका जो हमने रखा हुआ है कि वही अंगरखा पहने हुए, और वही दोपल्ली टोपी, और वही कटोरे पे पानी पीना, और दो जानू होकर बैठना, आगे शमदान जल रही है। तो शुरुआत हम उसी से करते हैं, मगर मुनाजात वगैरह पहले पढ़ते हैं, बहुत अच्छी नज़में सुना के, मगर जब एक तरफ बदलते हैं तो कैरेक्टर बदल जाता है, इस पहलू होते हैं तो दूसरा कैरेक्टर आ जाता है, इस तरह 5 लोगों की कहानी एक साथ चलती है, तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और बहुत ही, अब तक कोई 100 शो से ज्यादा हो चुके हैं इसमें। लखनऊ यूनिवर्सिटी की डॉक्टर फातिमा हसन, अब वो डॉक्टर हो गई हैं, उन्होंने अपनी पीएचडी रिसर्च में हमारी दास्तान गोई, दास्तान हिजरतों की, उसे शामिल किया है। मेरा एक डिटेल इंटरव्यू है उसमें, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशबख्ती की बात है। और बस दास्तान गोई जो हमारी है, वो उसमें जो ट्रेडिशनल दास्तान गोई थी यह है, वो फैंटेसी तस्वुर की जाती है, मगर हमने उसे साहब रियलिटी शो में तब्दील कर दिया। यानी जो हमारे इमिग्रेंट्स हिजरत करके वेस्ट में आए हैं, उनकी ज़िंदगी पर मबनी है ये, और इसमें फैंटेसी नहीं बल्कि रियलिटी में उनके साथ जो कुछ हुआ और उनकी हिजरत के हवाले से क्या क्या बातें हैं, उसको हमने उसमें पेश किया। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। क्या बात है, बहुत ज़्यादा बदनाम भी। 2018 में मेरे ख्याल में वर्ल्ड टूर के लिए जाने का प्रोग्राम था, क्योंकि हर जगह से, अमेरिका में बहुत शो हो चुके थे, तो इंग्लैंड वगैरह से थी, तो वर्ल्ड टूर के लिए निकला। पहले इंडिया गया कि वहां करके फिर मिडल ईस्ट जाऊंगा, मगर वहां ऐसा फंसा कि 5 महीने में इंडिया में 20 डिफरेंट सिटीज में शो करता रहा, और बहुत से लोग नाराज भी, बहुत से खुश भी,
बहुत से लोग फेसबुक पे नाराज थे कि साहब ये सारा पैसा यही लिए जा रहा है और इतना महंगा भी है और ये भी वो भी, ये भी बहुत महंगा भी था। उनको बता दो भाई मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, तो मुझे टिकट भी वो दे रहे हैं और रहना भी और फीस, तो आई एम कंसीडर्ड एट वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। लोग अच्छी उससे याद नहीं करते, मगर एक मामला है चल पड़ा है तो हम उसे कर रहे हैं। और क्या बात है ना, जावेद साहब की बेशकीमती चीज को कीमत नहीं होती। हाँ। आपकी कोई कीमत ही नहीं है, नायाब है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने दास्तान गोई के बारे में बताया। दास्तान गोई इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन, लेकिन मर्द अपनी इनर फीलिंग्स अक्सर एक्सप्रेस नहीं करते और सफोकेटेड रहते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप एक मर्द हैं, आप एक दास्तान गोई करते हैं, तो कई बार ऐसा है कि जी यू हैव टू लिव दैट कैरेक्टर। एक्टिंग जो है वो सिर्फ हरकत नहीं है कि साहब हंसा दिया रुला दिया, वो तो डायलॉग कर रहा है, वो स्क्रिप्ट का काम है, राइटर ने कमाल किया। मगर आप जब तक उस स्क्रिप्ट के अंदर नहीं उतरेंगे, जब तक आपको फील नहीं होगी, समझे, तब तक, यानी हमारे जो रेप पे और एक थी रूही सोलो है, जो दूसरे ट्रांसजेंडर वाला प्ले है, जो प्ले उसके ऊपर है मर्सी किलिंग पे है, ये प्ले आप जब देखेंगी करते हुए तो मैं पढ़ता हूं तो रो देता हूँ। एक स्टेज पे आप सोचिए कि क्या उसका वो होगा, बहुत ही, तो यू हैव टू लिव दैट कैरेक्टर। उसके अंदर आप जब उतर जाते हैं तो वो चीज़ आसान हो जाती है। और चाहे वो हंसने वाला, मैं, ये भी बात है कि वो रुलाते रुलाते दूसरा कैरेक्टर जो हंसने लगता है, तो वो भी मैं कर रहा हूँ। और ये भी मजे की बात है, आयरनी ऑफ एक्टिंग ये है कि बहुत दफे मैं स्टेज पे रियल में रो रहा हूँ और लोग ताली बजाते हैं कि साहब बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो आप उस किरदार को जी रहे हैं, आप उस किरदार को बहुत अपने आप में महसूस करते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि मर्द जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, आप उस किरदार को जीते हैं। जनरली आप मर्दों के लिए क्या ओपिनियन रखते हैं? आपके काफी सारे जो लोग हैं जो आपके अंडर में सीखते हैं, थिएटर दास्तान गोई किया या तो थिएटर किया, तो क्या वो अपने आप को कभी कभी एक्सप्रेस करने में फेल तो होते होंगे? उनके बारे में कुछ बताइए। उनकी पहली शर्त, हाँ, उनकी राय उनको यही देते हैं कि जब आप ये कर रहे हैं ये रोल, तो आप सोचिए कि वाकई आपका कोई मर गया, यू आर डाइंग विद दैट पर्सन। ये एड्स का जो मरीज मर रहा है, बेसिकली इट इज यू, वो कैरेक्टर नहीं मर रहा है, वो तो कहानी। तो जब तक वो इनर फीलिंग नहीं होगी, मुझे यूनिवर्सिटीज में बुलाया जाता है पढ़ने के लिए, तो नॉर्मली सोलोज में पढ़ता हूँ कि 5-7 पेज की कोई 10 मिनट की सोलो है। ये एक थी रूही, बहुत ही, मैं आपको भेजूंगा, तो वो बहुत ही दर्दनाक सुसाइड केस पे है और एड पे नहीं, रेप पे है, जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, उसी उसमें। उन दिनों मुझे एक फेलोशिप मिली थी बेंगलोर से, वहाँ मैं था और वर्कशॉप करा रहा था थिएटर के। तो उसमें मुझसे कहा गया था कि बच्चों के लिए आप कुछ लिखें, एक 20 मिनट के अंदर का, कोई 15 मिनट का। तो हमने लिखा वो, और जब दिया पढ़ा उन लोग, तो उनकी तो लड़कियों की हालत खराब हो गई, कहती हम इसको नहीं कर सकते। तो शाम को जब था तो हमने ही उसको पढ़ करके प्रेजेंट किया। बहुत सी लड़कियों ने पूछा कि ये आपने लड़की के मामले में ऐसे कैसा लिख दिया, हाउ कैन यू हैव द फीलिंग ऑफ अ गर्ल। हमने कहा लड़की लड़के की बात नहीं होती। पहले तो हमने हंसी, क्योंकि हर चीज को थोड़ा सा लाइटली करने के लिए हमने कहा भी आप लोग रो रहे थे, अब थोड़ा सा हंसिए। मैंने उनको बताया कि हो सकता है कि पिछले जन्म में मैं लड़की था तो इसलिए ऐसा लिख दिया। मगर सच बात यह है कि चाहे वो लड़की का कैरेक्टर हो या लड़के का हो, यू हैव टू फील दैट पेन कि आपके साथ वो गुजर रहा है, आप हैं वो कैरेक्टर निर्भया नहीं है, यू आर निर्भया, यू आर दैट गर्ल। जब तक आपकी वो फीलिंग नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। तो यू हैव टू डू दैट। जावेद साहब, मैं एक ऑडियंस का सवाल भी लेना चाहूंगी और आपसे भी सवाल करना चाहूंगी कि आपका मेंटल हेल्थ के लिए, आदमियों की मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर आपका क्या टेक है? मेंटल हेल्थ जो है हमारे यहाँ कनाडा में, इट इज़ नॉट ए टैबू। ये एक तकलीफ है और बहुत ही सोसाइटी में कहा जाता है कि साहब यू शुड कम आउट ऑफ द क्लोजेट। अगर आपको कोई तकलीफ है, देयर आर पीपल देयर, लोग हैं
आपके दोस्त हैं, आप इसको यानी खुद झेलने के बजाय बाहर आकर के बी प्राउड ऑफ इट दैट यू हैव दैट करेज टू फेस द सोसाइटी। आप सामने आइए, आप बताइए कि भाई ये एक तकलीफ है, मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ और आई कैन डू इट, व्हाई नॉट। ये जिस तरह हेडेक होती है, माइग्रेन की तकलीफ होती है मुझे कभी कभी, उसमें तो ये था 2 दिन तक बहुत तकलीफ रहती, मगर आई नो कि मैं टैबलेट खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तो मेंटल हेल्थ के मामले में भी यही है कि ये एक तरह से एक तकलीफ है, इट्स नॉट ए टैबू, इट्स नॉट ए डिजीज। लोग इसको बीमारी का नाम दे देते हैं। ऑटिज्म पे मेरे बड़े बहुत अच्छा प्ले है ऑटिस्टिक बच्चों की माँ के लिए। तो वो भी यही है कि आप उनको डिफरेंटली उनको अनएबल ना समझें, डिसेबल ना समझें, दे आर डिफरेंटली एबल, ये लफ्ज है कि आप उनको देखिए कि साहब वो डिफरेंट हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू बट दे आर ऑल्सो अलाइव एंड दे हैव ऑल द राइट कि उनके साथ भी मोहब्बत हो, उनके साथ भी आप, अगर आप उस तरह से उस बच्चे को देखते हैं तो वो बच्चा आपका बेहतरीन दोस्त बन सकता है। आप क्योंकि अंदर से वैसे हैं इसलिए वो बच्चा भी झिझक रहा है आपसे, समझे। तो ऑटिज्म पे भी ये प्ले मेरा यस माय सन इज ऑटिस्टिक के नाम से बहुत अच्छा प्ले है। और अब मुझे दोस्तों से जो देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि मेरे फेसबुक पेज पे आकर ढूंढें, ये सारे प्लेज ऑडियोज उसमें मौजूद है। तो जिस तरह भी आप, मैं तो जब जहाँ पढ़ता हूँ तो उसकी कॉपीज बना के स्टूडेंट्स को देता हूँ कि इसको आप अपने घर पे, मोहल्ले में, दोस्तों में करें, इसको पढ़ें। और लोगों को अवेयरनेस नहीं है बेसिकली, क्योंकि हमारे यहाँ जो है पहले तो ये है कि कोई भी प्रॉब्लम क्यों बताते हैं कि सब वो तावीज़ ले लो और दुआ करवा लो और ठीक हो जाए। ऐसी बात नहीं है। बस इतनी सी बात है कि ही इज नॉट डिफरेंट, ही इज नॉट डिसेबल, ही इज डिफरेंटली एबल। उसकी जो क्वालिटी है कि वो बच्चा जो इस तरह का है, चैलेंज्ड है, वो बच्चा यानी आपको धोखा नहीं देता, वो बच्चा आपसे प्यार करता, आपसे कुछ डिमांड नहीं करता। आप अगर उसके दोस्त बनते हैं तो बच्चा भी उतना ही अच्छा है जितना एक ऑर्डिनरी बच्चा है, समझे। तो उसका इस तरह से ख्याल अगर हम लोग रखें तो बहुत ही, इसी तरह से ये तो बच्चे की हमने मिसाल दी, बड़े भी जो हैं हमारे लड़के लड़कियां, उनको चाहिए कि अगर उनको कोई तकलीफ है, दे आर डिप्रेस्ड, ठीक है, इट्स अ सिचुएशन। डिप्रेशन का ये मतलब नहीं है कि आप हथियार डाल दें, आप खत्म करने की कोशिश करें, नो। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम है, यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू डू इट। बेहतरीन चीज इसके लिए ड्रामा, एक और किताब पे मैं काम कर रहा हूँ विच इज साइको प्ले, जो कि ड्रामे से, ड्रामा थेरेपी उसको कहते हैं, उससे बच्चों का, उससे जो लोगों का इलाज किस तरह से ड्रामे से कर सकते हैं। ड्रामे को हम लोगों ने, खासतौर पर हमारी कम्युनिटी ने अभी तक पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया। इसमें बड़ा पोटेंशियल है, बहुत कुछ किया जा सकता है। स्पेशली आज की जो आपने बात छेड़ दी, यानी मेंटल हेल्थ के लिए ड्रामा इज द बिगेस्ट टूल। हमारे रंगमंच का कोट आपको सुनाऊं कि हमारे कोटेशन है कि इन दिस एज ऑफ केओस एंड कंफ्यूजन, थिएटर इज ए ग्रेट सोर्स फॉर कंफर्ट एंड हीलिंग। तो ये जो वर्ड हीलिंग है, ये हीलिंग थिएटर से आ सकती है, मिलजुल के बात करने से आ सकती है। हमारे ख्याल में अगर किसी को ऐसी तकलीफ है तो उसको तो कुदरत ने, अल्लाह ने एक चांस दिया है कुछ अच्छा लिखने के लिए। राइट इट आउट, अपने आप को एक्सप्रेस करें, लिखें, और लिखने के बाद जब मूड ठीक हो, व्हेन यू आर आउट ऑफ दैट मूड, आप देखें कि भाई कितना अच्छा लिखा है, वो आप शहर को भेजें, सुनाएं, समझे साहब। और कोई भी फॉर्म ऑफ आर्ट जो होती है आपकी रूह को आजाद कर देती है, आजाद करती, आपके जिस्म के पिंजरे से आपकी रूह आजाद हो जाती है। बिल्कुल, तो वो तो है। और एक नजरिया, एक जो इंसान को देखने का एक नजरिया होता है हम सबका, अगर हम सबके लिए बराबरी का रखें तो इंसान हिचक भी महसूस नहीं करेगा, खुल के सामने आएगा और बात करेगा। बहुत जरूरी है वो, क्योंकि हम अपना एक नजरिया बना लेते हैं लोगों के लिए कि अरे कुछ अलग है, अरे कुछ अजीब सा लग रहा है। अगर हमारा नजरिया हर इंसान के लिए एक सा हो जाए तो दुनिया बेशक बहुत खूबसूरत बन जाएगी, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बन जाएगी। जावेद साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आज के दौर में हर इंसान अपना सफरनामा लिखना चाहता है, घूमने का चलन भी पहले से ज्यादा हो गया है। तो आप क्या राय देना चाहेंगे उनको जो सफर की दास्तान लिखने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी भी जिस तरह से वो हिजरत वाली बात हमने बताई कि हिजरत पे किताब नहीं आई है, सफर की जो आजकल हमारे उर्दू वाले कर रहे हैं, वो किसी सेमिनार में या मुशायरे में जा रहे हैं और वो जा करके वहां 4 दिन गुजारा और एक चीज लिख के लिया है, रुदाद उसको कह रहे हैं सफरनामा। आई डोंट कंसीडर दैट सफरनामा।
सफरनामे से मुराद ये है कि जब आप कलकत्ते से पेरिस के लिए जा रहे हैं, जी। पता नहीं था जावेद दानिश उस जमाने में पॉलिएस्टर के बड़े चमकदार सूट बनते थे, तो मैं जब तो वो सूट पहन के मैं कि भाई बहुत अच्छा बच्चियां देखेंगी, मगर जब पेरिस में उतरा तो हालत खराब थी सर्दी से। और उस जमाने में बच्चे नहीं लड़कियां देखेंगी आपको, वो जमाना जो था वो लड़कियों का था, आपका जमाना बच्चियों का हो गया है। तो थोड़ा सा साहब करेक्शन कर दिया मैंने। जब तक आप बगैर तैयारी के, जब तक आप एक नैपसैक लेकर के और आपका पेरिस में कोई नहीं हो, ऐसी जगह मत जाइए कि मुशायरा पढ़ के आप उसके घर में चले जाएंगे। जब तक हमारे जवान एक्सप्लोर करने खुद को, आगे जो है वो अंधेरा है, आपने अंधेरे में तीर चलानी है। जब तक ये कैपेसिटी नहीं होगी, ये वलवला नहीं होगा, सफरनामा नहीं होगा। तो सफरनामा जो है वो खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, खुद को डिस्कवर करने के लिए होता है, पेरिस की गलियों को नहीं। वो सफरनामा हम सफर जो था वो अपने आप अंदरून सफर कर रहे थे, नॉट एक्सटीरियर। ये सफर जी। अंदर का होता है, जब तक अंदर का सफर नहीं होगा आप बाहर का कुछ नहीं लिख सकते। तो ये सब बेशक, है। बेशक, बेशक। जावेद साहब, मैं चाहूंगी जाते जाते एक नज्म जो आप यहाँ पे हमारे ऑडियंस को पेश करना चाहेंगी, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक अभी जो सफरनामे का मामला हो या दोस्तों का या जवानों के लिए कि वो क्या करें, एक जो जी, नजरिए की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारा जी, नजरिया जो है, वी नीड चेंज, हमारे माइंड जी, सेट जो है उसको चेंज की जरूरत है। तो उसमें हमारा जो नजरिया है, मैं सूफी स्कूल फॉलो करता हूँ जी, और मजाक में कहता हूँ भाई बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी हूँ। तो तीन लफ्ज जो हैं, जी, टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस एंड लव। जब जी। तक आप पड़ोस के बच्चे को टॉलरेट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते। जिस दिन बेशक, बेशक। आपने सोसाइटी में ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना, पहले तो ये है कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। कोई अगर हम्म, बस में ऐसा सवार हुआ है, चाहे वो हम्म, नाबीना हो या डिसेबल हो या चैलेंज्ड हो, आप सीट देने के बजाय मुंह घुमा के बैठ जाते हैं कि देखिए साहब ये कौन आ गया। जब तक वो टॉलरेंस आपके अंदर नहीं होगी, बर्दाश्त का मादा नहीं होगा, तब तक आपका दिल उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और वंस यू जी, स्टार्ट एक्सेप्टिंग, तो फिर उससे जी। खामखा मोहब्बत हो जाएगी, खामखा आपको वो अच्छा लगने लगेगा, वही बच्चा बेशक। आपको बड़ा प्यारा लगेगा कि साहब कितना जी, कितना खूबसूरत बच्चा है। तो ये जी। तो थी साहब आपकी उसकी बात। और आपने क्योंकि बहुत पुरानी यादें सब फाइल खुलवाई हैं आज, तो बहुत मैं यादों का सफरनामा आपका था आज। जी, तो एक नज्म जो हमने, जो कि दास्तान में भी हम सुनाते हैं, वो नज्म है कि जो हमने पहली नज्म लिखी यहाँ के वेस्ट में, कि वेस्ट क्या है और ईस्ट क्या है, हमने क्या तजुर्बा किया। तो नज्म है कि हिजरतों के बाद, यानी हिजरत हम नहीं भूलते। मेरा रिसर्च टॉपिक जो है वो पीएचडी लोग बच्चे करने लगे मुझ पे, मगर करता अगर मैं तो हिजरत पे ही करता। हिजरत नहीं करते। तो नज्म है हिजरतों के बाद मैं जब हिजरत करके चला गया वेस्ट में, जी, जी, मगरिब में, तो क्या होता है। जी, जी, तो देखा हमने ये कि ये शहर तमन्ना तो एक शहर है पत्थर का, ये शहर तमन्ना तो एक शहर है पत्थर का, फिर शहर तमन्ना से क्यों रखते हो उम्मीदें, फिर शहर तमन्ना से क्यों रखते जी, हो उम्मीदें, यहाँ रस्म भी पत्थर की, उम्मीदें हैं पत्थर की, यहाँ फूल भी पत्थर के, कांटे भी हैं पथरीले, यहाँ फूल भी पत्थर के, कांटे भी हैं पथरीले, यहाँ फर्श तो था पत्थर और अर्श भी पथरीले, माएँ भी हैं पत्थर की, औलाद भी पथरीले, माएँ भी हैं पत्थर की, औलाद भी पथरीले, और पत्थर का नगर देखा, पत्थर का नगर देखा, पत्थर का जिगर देखा, पत्थर का नगर देखा, पत्थर का जिगर देखा, मेकअप का कुहर लेकर रुखसार भी पथरीले, मेकअप का कुहर लेकर रुखसार भी पथरीले, और मशरिक से तो घबराए, मशरिक से तो घबराए, मगरिब से यूं ललचाए, मगरिब से यूं ललचाए, आने को यहां आए और आके भी पछताए, आने को यहां आए और आके भी पछताए। आगे भी पछताए। अब वक्त ये कहता है, अब वक्त ये कहता है, आगे ही बढ़े जाओ, अब वक्त ये कहता है, आगे ही बढ़े जाओ, पीछे जो कभी देखा हो जाओगे पत्थर के। क्या बात है, क्या बात है। मतलब
आपने इतनी खूबसूरत नज़्म यहाँ पे पढ़ी है जावेद साहब, और वाक़ई में सीने पे पत्थर रख के अपना मुल्क इंसान को छोड़ना होता है, क्योंकि वो मजबूरियाँ उसको उन पत्थर के इलाकों में ले आती है, जहाँ उसका सीना, उसका दिल, उसकी ज़िंदगी पथरीली ही बन जाती है। बहुत मगर बहुत खूबसूरत मगर ये बात है आपने कि कही। मैं कोशिश ही करता हूँ कि हर राइटिंग, चाहे वो अफसाना हो, अफसाना नहीं, सफरनामा हो या ड्रामा हो या नज़में हो, आई लिव विद अ पॉजिटिव नोट, आई लीव विद अ पॉजिटिव। बेशक, बेशक, साहब, बेशक। प्रॉब्लम्स तो थी, ये 40 साल पहले लेकिन की उसमें भी प्रॉब्लम आपने थी। खुशी ढूँढ ली, हाँ, उसमें अब भी मगर आपने उसमें ही मुस्कुराहट आप, ढूँढ ली। हाँ, आगे बढ़ते अगर रहें आप, तो हालात इतने बुरे नहीं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जाते-जाते एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी, इकबाल साहब का लिखा हुआ कलाम है, क्या इजाज़त है जावेद साहब? बिल्कुल लीजिए, लव टू। शेर शेर कुछ यूँ है, नहीं तेरा नशेमंद कस्र सुल्तानी की गुम्मत पर, नहीं तेरा नशेमंद, नहीं तेरा नशेमंद कस्र सुल्तानी की गुम्मत पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तो वाह, शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। बहुत अच्छा, जावेद साहब, वंडरफुल। शुक्रिया, ये आपके लिए है। और बहुत बहुत नवाज़िश करम कि आप नर्चर लाइफ के मंच पर आए और ज़िंदगी के खूबसूरत सफ़रनामे को यहाँ पे बयां किया। हम लोग थैंक आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आपको और नर्चर लाइफ को और तमाम हमारे नाजरीन को, देखने वालों को, सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आदाब, खुशबाश। शुक्रिया, शुक्रिया। तो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगले हफ्ते फिर हाजिर हो जाएंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए सफ़रनामे के साथ। हमारी बातों को आगे तक पहुँचाइए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। शायद ये कहानियाँ किसी की मुश्किल आसान कर दें, शायद ये कहानियाँ किसी के सफ़र को आसान कर दें, किसी की ज़िंदगी को आसान कर दें। तो हमारी बातों को सुनते रहिए, और अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नए खास मेहमान के साथ। शुक्रिया।